दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात नो बकवास विद हनी गुप्ता, पैशनेट टीचर एंड यूट्यूबर। क्या आप एसडीएम बनना चाहते हैं? क्या आप नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं? क्या आप बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं? हम आज कार्यक्रम में ऐसे शख्स के साथ जुड़ेंगे जो पिछले 3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने यूपी पीसीएस को प्री जो उसका एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर किया है। क्या उनकी रणनीति थी, कैसे उन्होंने क्लियर किया, क्या उनका मास्टर प्लान था कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, क्योंकि उस एग्ज़ाम को क्लियर करना लोगों के लिए भी हार्ड नट टू क्रैक होता है। आज वेलकम करते हैं हम सुमित श्रीवास्तव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित श्रीवास्तव, जो कि नानपारा के पास है मटेरा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। थैंक्स टू हनी, जो आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे लोगों से मिलवाया कि तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे शो के लिए कार्यक्रम निकाला सीधी बात नो बकवास का। और ये पहला कार्यक्रम है जो हम लोग कर रहे हैं। और आप ये जो नानपारा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच के एरिया के जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो समझ नहीं पाते हैं सर कि किस तरह रणनीति क्या होनी चाहिए। वो क्योंकि जब कोई अपना पर्सन बहराइच से ही अगर कोई बंदा है वो क्लियर करता है कोई चीज़, तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों से जुड़ाव बना सकता है। सही कहा सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपनी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से की है? जैसे सर ये है कि जो हाई स्कूल मैंने किया हुआ है वो अपने मटेरा कॉलेज से किया हुआ है। और आपको तो पता है कि 11th और 12th हम साथ में ही पढ़े हैं। तो नानपारा से मैंने श्री शंकर इंटर कॉलेज से मैंने 12th की है। फिर यूजी और पीजी हमने रिसिया कॉलेज से किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग ने जाना, इन्होंने जो अपना 12th का एग्ज़ाम है उन्होंने अपना यहाँ से श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा से पास किया है। और जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने गायत्री विद्यापीठ पीजी कॉलेज रिसिया से पास किया है। सर, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहिए? देखिए सर, हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ ये पढ़ाई करनी होती है कि 11th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं था कि हमें गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी। खास करके मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं करूँगा। लेकिन अगर मुझे मोटिवेशन मिला है तो मेरे बड़े भैया हैं आशुतोष श्रीवास्तव, तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि अगर गवर्नमेंट की तैयारी करोगे तो ऐसे हो सकता है या आप अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। तो मुझे जो मोटिवेट हुआ हूँ वो अपने भैया से हुआ हूँ, जो कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ये सच है कि जब हमारे करीब में कोई होता है प्रेरणा देने वाला, तभी हम लोग किसी चीज़ के बारे में आगे सोच पाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब कोई प्रेरणा देने वाला नहीं होता है तो उस चीज़ के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, जिससे कि अपनी अगर हम पढ़ाई कर भी रहे हैं तो उस दिशा में नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए। सर, आप सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम दिया और कब दिया था सर? देखिए, मैं बहराइच में था। भैया ने मेरा जो एडमिशन करवाया था वो महिंद्रा कोचिंग में करवाया था। वो कुछ 2019 में की जनवरी में था, तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी की थी। तो उसमें मैंने सीएचएसएल दिया था, उस टाइम नहीं हुआ था, मैं इतना फोकस नहीं था उस पर। मैं कोचिंग पढ़ाने जाता था बहराइच में, तो इतना मैं मतलब 19 की स्टार्टिंग में मैं इतना फोकस नहीं कर पा रहा था कि मतलब करना ही करना है। तो इस हिसाब से मैंने जो तैयारी शुरू की, अगर देखा जाए तो 19 के लास्ट से मैं काफ़ी सीरियस हो गया था कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने 2018 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया और उसी के दौरान इनके भैया के द्वारा इनको जानकारी मिली कि क्या एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, पैशन को फॉलो करो। और उसके बाद सर ने जैसे बताया कि एसएससी सीजीएल का इन्होंने एग्ज़ाम दिया। सर, आगे इनकी लास्ट में मैंने एसएससी सीजीएल दिया था, तो उसका अगर फॉर्म अप्लाई होता है तो वो जनवरी में एग्ज़ाम होता है, तो मैं उसको 18 मान के चलता हूँ। तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद माइंड में क्लिक किया, भैया ने मुझसे कहा कि अगर यहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप इलाहाबाद चले जाओ। तो मैं उसी के दौरान मैं 19 में इलाहाबाद चला गया, जो कि अभी मैं वहीं हूँ। और मैं बैंक की और सीजीएल और एसएससी सीजीएल भी और एसएससी सीएचएसएल भी, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, वो 12th के बाद उसको दे पाते हैं। तो कर्मचारी और जो सीजीएल होता है वो अधिकारी का होता है। तो मैंने ये दोनों भी दिए हैं, साथ में बैंक का पीओ भी दिया है। और स्टेट के एग्ज़ाम में देता रहता हूँ। जैसे अभी लास्ट ही मैंने 2021 के पीसीएस भी मैंने दिया था, तो उसमें प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं हो गया था। तो सर, जैसा कि हम लोग तैयारी करते हैं तो लोगों की रणनीति नहीं बन पाती है। लोग बुक्स लेकर आते हैं, नोट्स लेते हैं और यूट्यूब पे भी देखते हैं, गूगल करते हैं, लेकिन उनका जैसे आपने बताया कि आपने पिछले 2021 में यूपी पीसीएस प्री क्लियर किया, जो लोगों के लिए हार्ड नट टू क्रैक होता है। लोग कई वर्षों से कर रहे होते हैं लेकिन नहीं क्लियर कर पाते हैं।
आपकी रणनीति क्या थी यूपी पीसीएस के लिए, ये बताइए। देखिए, अगर रणनीति की बात की जाए तो मैंने जो पर्सनली फील किया, जैसे कुछ लोग किताबी बातें बोलते हैं कि ऐसे कर लेना चाहिए, 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना जी। चाहिए, तो ये मेरे कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे 12 से 14 घंटे पढ़ने हैं। मैं नॉर्मली 7 से 8 घंटे डे का पढ़ता था। तो रणनीति मेरी ये रही है कि मैं कभी टाइम टेबल को ये नहीं बना के कहीं चिपकाया नहीं हूँ मैं, कि ऐसे मैंने टाइम टेबल को चिपकाया थी जिसको फॉलो करना ही करना है। जी, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन लोग एक ही साल में कर लेते हैं। और आपने किया, तो कैसे किया, इस चीज़ को बताइए। देखिए, बात यह है कि अगर रणनीति की बात की जाए तो मैं कभी बुक्स को फॉलो नहीं, मतलब बुक्स को फॉलो करने मतलब ये है कि किसी की टाइम टेबल मैंने उठा ली, कोई टॉपर से तो मैंने उसका टाइम टेबल उठा ली, उसको फॉलो कर, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी की है। मैं कभी टाइम टेबल को चिपकाया नहीं हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन हाँ, मैंने एक काम किया है जो मैं खुद से हमेशा किया हूँ और कहूँगा कि लोगों को करना चाहिए। अगर उन्हें, मतलब अगर वो शाम को पढ़ के बैठ रहे हैं तो उन्हें एक काम करना चाहिए कि वो चीज़ें लिखें जो उनको नेक्स्ट डे करना है, और इतना ज़्यादा ना लिखें कि वो उनको बर्डन लगने लगे। ठीक है। अगर उन्हें कुछ पढ़ना है तो वो 3-4 सब्जेक्ट चूज़ कर लें जो दिन के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो हर शाम को टाइम टेबल बनाए कि नेक्स्ट डे उनको करना क्या है, ना कि एक टाइम टेबल बना के चिपका दे। तो इस तरह से अगर करेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो व्यूअर्स, सर का ये कहना है कि अगर हम अपना प्लान बना रहे हैं तो हमें इतना अपना हैवी प्लान नहीं बना लेना है कि हमने स्पेक्ट्रम का या लक्ष्मीकांत का 2-3 चैप्टर एक साथ ले लिए हैं और हम सोच रहे हैं कि सारे बुक को एक ही दिन में पढ़ के ख़त्म कर दें। लेकिन एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मेरा जो मेन मानना है कि अगर तैयारी करनी तो किस तरह से जी। तो टाइम टेबल को फॉलो करना सीधा सा मतलब है कि आप किसी टॉपर्स का मत उठाइए कि वो 12 घंटे पढ़ते हैं। तो बस सीधी सी इतनी सी बात है कि आप उतना करिए जितना आप कर पाएँ, इससे आप मोटिवेट होंगे। अभी आप ही सोचिए कि आपकी स्ट्रेंथ 10 घंटे पढ़ने की है, मेरी 5 घंटे की है। अब मैं अगर 5 घंटे 10 घंटे का बना लेता तो मैं नहीं कर पाऊंगा और फर्स्ट डे ही मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। तो बस इतना है कि आप उतना ही बनाइए जितना आप नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट कर सकें। तो देखिए, सीधी सी बात है कि हमें प्लान अपना उतना ही लेके चलना चाहिए जितना हम प्लान को फॉलो कर सकें, उसको हम कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार होता है कि हम लक्ष्मीकांत के, स्पेक्ट्रम के 2-4 लेसन एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद कहते हैं कि हमें तो इस समझ में भी नहीं आया है, या पेपर में बैठते हैं तो हमको समझ में आता है क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से आया है। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना है कि मास्टर प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। सर, प्रीवियस ईयर पेपर्स कितना इम्पोर्टेंट है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो काफ़ी मायने रखता है जी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया जी जी। और सपोज 4 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो वो लोग क्या करते हैं 2 मंथ्स वो ऐसे ही जाने देते हैं, फिर लास्ट के जो 1 मंथ होता है उसमें वो प्रीवियस ईयर उठा लेते हैं। जी जी। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हमें अगर आपको हमें पता है कि 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम है तो हमें बुक पे ज़्यादा काम करना होता है कि हम बुक से डीपली पढ़ लें। ये प्रीवियस ईयर जो है वो 1 से 1.5 महीने पहले ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर शाम को आप एक प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है कि प्रीवियस ईयर करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। इसका कोई मतलब ऐसे नहीं होता तो है मतलब आपका सर कहना है कि प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो लेकिन इतना ही नहीं कि बस आपको उसी को दिन भर लगाया करें, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, इससे नहीं होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन नहीं होना। सर, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं और सोचते हैं कि चलिए एक बार एग्जाम में हम बैठ के देखते हैं कैसे क्या होता है, वहाँ क्या होता है। क्योंकि सर, जो ये यूपी पीसीएस होता है या यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह कैसी है। तो सर, क्या फॉर्म, अगर मेरी तैयारी नहीं है तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। अगर आप यूपीएससी के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, हम मजाक में, तो अगर आप सपोज दैट 4 से 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, वो आपके कास्ट पे या उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इसमें आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो कि फॉर्म अप्लाई करके यूपीएससी में छोड़ दे रहे हैं, तो आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका ऐड हो रहा है, आप मजाक मजाक में एग्जाम दे रहे हो। यूपी पीसीएस क्या कहें कि आप कितना फॉर्म भर सकते हो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो कितनी बड़ी गलती करते हैं। सपोज दैट आपने एक फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्जाम देने में फेल हो गए, आप 2 से 3 बार फेल होते जाएंगे ना, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि यूपी पीसीएस ही नहीं, एसएससी सीजीएल में भी देता हूँ, उस पर भी बातें होंगी। एसएससी सीजीएल से लेके आप एसएससी की एमटीएस फॉर्म तक की अगर बात करें, और आप उसमें सिर्फ क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हो, सीरियस नहीं होते हैं, तो आप अधिकारी छोड़िए, जो ग्रुप डी की जॉब होती है वो भी आज के टाइम पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। सर, ग्रुप डी में कौन सी एग्जाम आती है, 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे रेलवे का ग्रुप डी हो गया जी, एसएससी में ग्रुप डी होते हैं। ग्रुप डी एक्चुअली सभी ग्रुप्स में होते हैं, जैसे डीआरडीओ में भी होते हैं, ठीक है, जो रक्षा मंत्रालय होता है उसमें भी होते हैं। तो एमटीएस का मतलब यही है कि जो
ग्रुप डी की जॉब होती हैं, जैसे चपरासी से लेके और ये लाइब्रेरियन से लेके, ये सारी चीज़ें ग्रुप डी में ही आती हैं। तो आप अगर सिर्फ इसे कर दें कि सिर्फ फॉर्म भर के आप छोड़ रहे हैं कि एसएससी सीजीएल आ गया और किसी दोस्त ने बता दिया कि फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो उससे कुछ नहीं, उससे सिर्फ भीड़ बढ़ती है और होता कुछ नहीं है। दर्शकों, सर का कहना है कि फॉर्म हमको तभी अप्लाई करना चाहिए जब हम मेरे पास एक मास्टर प्लान हो कि हम कितने मंथ में कर सकते हैं इसको, और हम रिवीजन करने का मेरा टाइम हो। सर कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, अब वो कुछ पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं और वो एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे भी पार्ट टाइम में स्कूलिंग ज्वाइन कर लिए, कोई स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फिर उनके साथ टाइम की प्रॉब्लम होती है। आपके साथ सर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, आप नहीं कर रहे थे कोई चीज़, आपके लिए आप जॉब के लिए फोकस कर रहे थे। सर उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे कि जो लोग अगर कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसे गर्ल्स होती हैं जो स्कूल में पढ़ाती भी हैं और वो सोचती हैं कि हम करें, लेकिन फिर उनके सामने आता कि मुझे घर का काम करना है, मुझे स्कूल में भी पढ़ाना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही जो जाते हैं वो ही सिलेक्शन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऐसे कई जान पहचान के जो सिर्फ घर पे रहे हैं और उन्होंने कई एग्ज़ाम क्रैक किए। कई एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब है कि यहाँ तक कि सुपर टेट क्वालिफाई किया है। मेरी बुआ हैं, तो वो भी घर ही पे रह के तैयारी करी हैं और वो टीचर हैं, पिछले 69,000 में उनका हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही जाना है। देखिए, मैं अगर पॉइंट की बात करूं, ज़्यादा देर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट की बात करता हूं कि किन्हें जाना चाहिए, किन्हें नहीं जाना चाहिए, जिससे आपको रिलेट कर पाएंगे कि लोग स्टूडेंट अपने आप को समझ पाएंगे कि अपने खुद को बाहर भेजें या ना भेजें, या उनके माता पिता समझ पाएंगे। देखिए, सपोज दैट मैं ऐसा लड़का हूँ जिसको पढ़ने में काफ़ी मन लगता है और आप भी पढ़ने में काफ़ी मन लगता है आपका भी, लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करें हमें बाहर जाना चाहिए? थोड़ी देर के लिए ये मान लेते कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका घूमने में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है। सपोज दैट कि 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है और आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त का कॉल आ जाता है और आप कहते हो कि अरे एक दिन में क्या हो जाएगा, घूम आते हैं। लेकिन मैं वैसा हूँ कि मुझे नहीं जाने का मन करता, नहीं मैं फोकस्ड हूँ। बात यहाँ नहीं कि कौन पढ़ने में तेज़ है, बात है फोकस की। अगर मान लीजिए कि आप इलाहाबाद में यही हैं तो और आपके दोस्त की शादी अब जो भी नानपारा में है, तो वो फ़ोन कर तो आप ये कहोगे यार ये 300 किलोमीटर कौन जाएगा, इससे आपका फोकस बना रहेगा। अगर आप घर पे हैं और सीरियस हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर जाकर तैयारी करनी ही करनी चाहिए। अच्छा सर, सर आपने बैंक एग्ज़ाम क्लियर की मेंस तक आप पहुँच गए? SBI का PO मैंने दिया है, जो कि इंटरव्यू भी मैंने दिया है। तो दर्शकों, सर ने इंटरव्यू भी दिया है और हम जानेंगे कि सर अब क्या इंटरव्यू में क्यों नहीं हो पाया और सर ने मेंस तक कैसे पहुँचे। सर इसके बारे में बताइए आप। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस, बैंक की खास बात एक होती है कि इसकी चीज़ें बहुत स्पीड से होती हैं। तो प्रीलिम्स मैंने दिया, मेंस मैंने दिया और कहीं ना कहीं मुझे इतना भी भरोसा नहीं था कि मेंस हो ही जाएगा, लेकिन जब मुझे रिजल्ट मिला तो हाँ, मेंस मेरा हो गया था। इंटरव्यू के लिए जब आया तो अब ऐसा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें मेरा मतलब 20 की जो जनरल की 20 की कट ऑफ गई थी और मुझे सिर्फ 18 नंबर मिले थे, तो वो मैं कहीं ना कहीं अपनी ही कमी मानता हूँ। कमी कहाँ पे रह गई मुझसे? जैसे क्या है कि मुझे इससे पहले इंटरव्यू देने का कोई वो नहीं था। सही कह रहा है। तो ये है कि मुझे इतना नहीं पता था कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, लेकिन हाँ, मैंने यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी, उसके बिहाफ पे मैं देने गया था। तो क्वेश्चंस मेरे मतलब मुझे लगता है कि मैंने सही जवाब दिए थे, लेकिन उनको नहीं लगा होगा या कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही होगी, तो इस वजह से मेरा 2 नंबर से रह गया था SBI PO का। तो दर्शकों, आप सुन लीजिए, 2 नंबर से सर का रह गया। कितना इम्पॉर्टेंट होता है मार्क्स। कभी कभी हम सोचते हैं कि 1 नंबर क्या मायने रखते हैं मेरे जीवन में, या 0.5 मार्क्स क्या मायने रखते हैं मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग के जीवन में 1 मार्क्स भी, जब हम इस थिंकिंग को बना के चलेंगे कि नहीं मेरे लिए 1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और जब मेरे परसेंटेज कम होते हैं एक दूसरे, तो हम लोग कहते हैं अरे मेरे 1% तो कम है, 2% तो कम है। मेरी थिंकिंग वहीं से ख़राब हो जाती है कि 1-2% मतलब क्या होता है, जबकि वहाँ पे 5-6 मार्क्स 1% पे हो जाते हैं। देखिए सर, यहाँ तो 2 मार्क्स हैं। अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो पॉइंट में लड़के हज़ारों बाहर हो जाते हैं जी। जैसे उसका अगर आप RRB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक की किसी भी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ आपको पता है RRB की 80 नंबर की होती है, जिसमें से 78 to 79 कट ऑफ चली जाती है। तो इतना मतलब हार्ड हो रहा है आज के टाइम पे कोई भी जॉब लेने के लिए। तो एक नंबर नहीं, यहाँ पे पॉइंट के नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा सर, आज हम लोग आपसे और भी चीज़ों को जानेंगे। ऐड करना चाहूँगा कि 12th के बाद कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करना चाहते लेकिन वो नहीं कर पाते, तो मैं इस पर बताऊँगा कि अपने पैशन को फॉलो करो। जैसे मेरे लिए लाइव एग्जांपल हैं, एक शिवा भैया हैं और एक मेरे खुद के भैया हैं, जो मेरे जो बड़े भैया हैं आशुतोष श्रीवास्तव,
उनका टीचिंग लाइन में उनको काफ़ी मन था, वो अपने पैशन को फॉलो किए और आज वो अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। दूसरे हैं शिवा भैया, जिनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो अपनी फील्ड में आईटी सेक्टर में वो महारत हासिल किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही करना है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही हैं। अगर आपको आपके पैशन है फ़ोटोशूट का, आपका मतलब अगर पैशन है कुछ भी अदर करने का, तो आप बिल्कुल करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। तो बस मैं इतना बताऊँगा कि अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सर अब क्या हो गया है कि पहले ट्रिपल सी, अब सर ओ लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपने सर किया भी है आपने, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ये बहुत यूपी पीसीएस में ज़रूरी नहीं होता है इसका? नहीं, इसमें यूपी पीसीएस में ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें हाई कोर्ट में जॉब्स आती हैं या टाइपिंग वाली सर जहाँ पे जो होती टाइपिंग वाली हैं, जो जॉब होती है, जैसे आरओ का हो गया, एआरओ का हो गया, तो उसमें एआरओ में तो नहीं, लेकिन आरओ में नहीं, लेकिन एआरओ में उसको मांगते हैं। उसमें टाइम मतलब स्टेट में जितने भी अभी आ रहे हैं, तो अगर उसमें टाइपिंग है तो वो ओ लेवल ही मांगते हैं। अच्छा सर। तो सर अब हमें ये बताइए, क्या होता है कि हम लोग मोटिवेशन यूट्यूब से प्राप्त कर लेते हैं कि कोई एसडीएम की गाड़ी निकल रही है और हम लोग सोच रहे हैं कि हमें एसडीएम बनना चाहिए, लेकिन मेरे माइंड में माइंड में नहीं सोच पाते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस एक वो रहता है कि ठीक है हम एसडीएम बन जाएंगे, ऐसी हमें लाइट मिलेगी, ऐसी हमें कार मिलेगी, ऐसे इन सब चीज़ों में। सर इन चीज़ों का कितना सारा मतलब कि नहीं अगर सोचना चाहिए इस बारे में कि हमें अंदरूनी मोटिवेशन चाहिए, सर ऊपरी नहीं चाहिए? सही कह रहे हैं, ये बताएं सर। देखिए लोगों को लोग मोटिवेट कहीं से भी हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल पढ़े हैं जो चीज़ों को देख के मोटिवेट हो गए हैं। अगर रियलिटी देखी जाए तो कोई गाड़ी देख रहा है, उसके दिमाग कोई बच्चा है और वो गाड़ी देख रहा है, उसको लग रहा है कि भविष्य में मैं भी ये करूँ, तो वो भी एक मोटिवेट फैक्टर ही है। तो अगर वो अपनी ड्रीम को फॉलो कर रहा है, उसे लगता है कि हाँ मुझे एसडीएम की गाड़ी चाहिए, यूपीएससी में डीएम की गाड़ी चाहिए, तो वो वहाँ से भी सीख सकता है कि नहीं सर मुझे यही करना है, तो वहाँ से भी मोटिवेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ बड़ी चीज़ें ही हों, वो छोटी छोटी चीज़ों से लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी ड्रीम को फॉलो करना है। अगर उसका ड्रीम डॉक्टर बनने का है तो प्लीज़ डॉक्टर बनवाइए, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती कुछ मत करवाइए। चाहे आपका अगर छोटा भाई या मम्मी पापा हैं तो मैं खास हिदायत दूंगा कि प्लीज़ ज़बरदस्ती ना करें कि उनको डॉक्टर ही बनाना है। बच्चे से भी पूछिए कि उसका सच में मन क्या कर रहा है करने का। सर आप डिस्ट्रिक्ट बहराइच के जो यूथ हैं जो अभी इंटर में हैं या जो वो ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, उनको अगर किसी में एग्ज़ाम के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, उनकी रणनीति आगे की क्या होनी चाहिए? देखिए जो 12th में है, मैं उनके लिए पहले बात कर लूँ। अगर वो 12th में है और उनकी स्टडी अच्छी है, सपोज दैट वो साइंस साइड से जा रहे हैं और उनका मन अगर यूपीएससी तैयारी करने की है, तो अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो अभी से 12th के बाद आप बीए करिए, कोई शर्म नहीं। यहाँ तक कि लोग अब कोर्स में भी लोगों को मतलब पिंच करने लगे हैं कि अगर कोई बीए का खड़ा है तो कहते हैं अच्छा बीए कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी करनी है, यूपी स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं, तो आप बिल्कुल बीए के साथ जा सकते हैं। और अगर ये ढेर सारे बीटेक है या इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपना ड्रीम होना चाहिए, उसको फॉलो करिए। अगर यूपीएससी है तो ठीक है, आप बीए से ही चाहिए, किसी का कुछ मत सुनिए। सर जैसे कि क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान में हम कैसे जाएं, उनके लिए क्या मतलब घर पे क्या सुविधा हो सकती है कि वो पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर लें, उनकी इनकम भी जनरेट हो जाए, उनके पास इतनी फाइनेंशियली वो मजबूत नहीं होते हैं। सर उनके लिए आप क्या कहना चाहें, क्या हम नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी प्रिपरेशन को कितनी अच्छी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी कोचिंग्स में जाना ही चाहिए। अगर आप सीरियस हैं, आपको लगता है कि आप क्रैक करना सच में, अगर आप सच में उसको चाहते हैं कि मुझे क्रैक करना ही करना है, देखिए एक करना होता है, एक करना ही करना होता है, दोनों में सिर्फ ही का अंतर है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। एक होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक होता है मुझे तैयारी करनी ही करनी, मुझे जॉब लेनी ही लेनी। तो अगर वो घर पे है, ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, खान सर हैं, उनसे अच्छा शायद जीएस, मेरे ख्याल में, मैं किसी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से जीएस उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है। आप डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ तक कि दृष्टि की पेड क्लासेस आप खरीद सकते हैं जो सस्ती पड़ेंगी, और आप घर पर भी चीज़ें तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर करंट अफेयर में आप उत्कर्ष क्लासेस हैं, फूल पत्ती क्लासेस आती है करंट अफेयर की, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बड़ी कोचिंग में जाना है, बस हाँ पॉइंट ये है कि आपको सीरियस रहना है और अच्छे से तैयारी करनी है, बाकी कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन सी कोचिंग से हैं। तो व्यूअर्स क्या है कि सर का कहना है कि हम अगर अपनी तैयारी करना चाहें तो घर से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें दिल्ली या लखनऊ या प्रयागराज जाना पड़े। हम कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे जिनको हम अच्छे से कर सकते हैं।
देखिए सर, अभी आप ओ लेवल के बारे में बात की तो वो टॉपिक शायद छूट गया, तो मैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने जो कोर्स किए हैं वो शुरू में CTTC किया था, 1 साल का था, फिर DIT, PGDIT, CCC और उसके बाद मैं ओ लेवल, हम दोनों साथ में फिल किया था फॉर्म को, तो हमने डायरेक्ट किया था। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आपको कोचिंग जाना ही जाना है। तो बात सब इतनी सी है कि अगर आप सीरियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो ओ लेवल है, कंप्यूटर है या कुछ भी कोई भी कोर्स, तो आप उसको क्रैक कर लेंगे। इतना जरूरी नहीं कि कोचिंग जाना ही जाना पड़े। ढेर सारे उसके भी यूट्यूब चैनल्स हैं। तो क्या है व्यूवर्स की अगर हम ओ लेवल CCC को अगर हम करना चाहते हैं तो उसको एक होता है कि किसी कोचिंग के माध्यम से करें, एक होता है कि हम डायरेक्ट कर लें। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपके कम पैसे में भी हो सकता है, कोचिंग के भी माध्यम से करना चाहते हैं तो आप कोचिंग के भी माध्यम से कर सकते हैं। सर, आप स्पेशली नानपारा वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका? देखिए सर, नानपारा तो मेरा है जी, मैं भी यहीं का हूँ, तो मैं नानपारा के स्टूडेंट के लिए इतना ही कहूँगा कि देखिए, अपने आप को कभी संकोच में मत रखिए। आपको करना है तो आप बिल्कुल चीज़ों को इग्नोर करिए। कोई कह रहा है कि नहीं वो करके आगे नहीं कर पाया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आगे बढ़िए। हम जैसे सर जैसे लोग आपको ऊपर ले जाने के बारे में ही सोचेंगे और आपको पुश करेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि सब लोग डिमोटिवेट ही करते हैं। अभी देखिए, ये एक नई शुरुआत है सर के साथ कि ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को और उनको बता रहे कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, तो ये भी एक नई शुरुआत है। और सर, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ नानपारा में पहली बार हो रहा है इस तरह का इंटरव्यू। न्यूज़ में काफ़ी लोग आ रहे हैं लेकिन इस तरह से नहीं था, तो ये मुझे बहुत खुशी है सर कि आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और नानपारा के स्टूडेंट इस चीज़ को देखें और सीखें। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और आप तैयारी करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए और सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपने मेरे लिए टाइम निकाला और सीधी बात नो बकवास हम जो कार्यक्रम ये लेकर आए हैं सर, इसमें क्या होगा कि हम लोगों को जोड़ेंगे जी बिल्कुल। और जो मतलब नानपारा एरिया डिस्ट्रिक्ट बहराइच हाँ, के लोग हैं, जो लोग सक्सेस मंत्रा बताना चाहते हैं या स्किल्स टू बताना चाहते हैं, उनमें जोड़ेंगे। जी बिल्कुल। सर, आप हमारे व्यूअर्स से कुछ क्या कहना चाहेंगे, आपके कार्यक्रम में आके कैसा लगा? देखिए सर, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ। हालांकि ये मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं और हम लोग पिछले 12-13 साल हो रहे हैं हम लोग साथ में हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ पहली बार हो रही है। और हनी, मैं इतना कहूँगा कि इस चीज़ को आप रोकिएगा नहीं। ठीक है, अगर इधर उधर से कमेंट्स आते हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं, तो सर ये बहुत अच्छा काम है, आप इसको करिए और नानपारा में लोगों को आइडेंटिफाई करिए। जो लोग क्लियर कर रहे हैं या प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा है, उनको आप अपने यहाँ बुलाइए और इंट्रो करवाइए, ताकि यहाँ के बच्चे भी देखें कि हाँ, यहाँ से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ आप इसको कीप इट अप रखिए और चीज़ें अच्छी होंगी, आप बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित सर का, आप हमारे इस आप कार्यक्रम लोग में इस आए। चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, थैंक यू। आप सब लोग खान सर हैं, वाईफाई स्टडी के चैनल्स हैं, अन अकेडमी के चैनल्स हैं, ऐसे कुछ चैनल्स हैं, एग्जामपुर चैनल्स हैं। इन सब चैनलों को अगर आप विज़िट करें, आप देखें कि ये किस तरीके का है, तो आप इसको कर सकते हैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को। दूसरी बात आती है कि कई बार क्या होता है कि हम अपना प्लान बनाते हैं, प्लान फेल हो जाता है। इन सब चीज़ों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना कि मेरा प्लान फेल ना हो पाए, क्योंकि कई बार होता है कि प्लान बनाते हैं हम लोग, फिर क्या होता है कि कहीं शादी कहीं पार्टी हो गई, उस सोसाइटी में जाना है। ऐसा नहीं कि हम एक कमरे में बंद हो गए और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, इस तरह भी हम लोगों को नहीं करना है। ये हमारे साथ सुमित सर थे, जिन्होंने अपने यूपी PCS के बारे में बताया कि उन्होंने प्री कैसे क्वालिफाई किया और वो भी आगे रणनीति अपनी बना के कर रहे हैं। अगर आपका कोई मैसेज है, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, या किसी हमें इंस्टीट्यूट के नोट लेने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम सर से भी पूछेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बहुत से अनेक जो लोग हैं नानपारा या डिस्ट्रिक्ट बहराइच के एरिया में जो भी लोग आते हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और हम आशा करते हैं कि आप मेरे इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को, कमेंट करके बताएंगे यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। क्योंकि स्पेशली यह कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट बहराइच नानपारा तहसील के लिए कार्यक्रम लाया गया है कि मेरे माध्यम से जो भी लोग जानना चाहते हैं, हम उनको अपने शो पे लेकर आएँ और उनको हम बताएं कि ये किस तरह कोई लोग कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या पैशन फॉलो करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो आप देखते रहिए सीधी बात नो बकवास। थैंक यू।